तो सदी के सबसे बड़े आयोजन की TV9 भारतवर्ष भी एक तस्वीर आपको दिखाता रहेगा और इसी के साथ वक्त हो चुका है महाकुंभ कॉन्क्लेव का। लेकर चलते हैं आपको प्रयागराज में TV9 भारतवर्ष के हाईटेक स्टूडियो में, जहां पर मौजूद है उत्तर प्रदेश के डेप्यूटी CM केशव प्रसाद मौर्य। सदियों से चली आ रही है परंपरा, जहां धर्म, आस्था और संस्कृति का संगम होता है, जहां डुबकी लगाने से केवल शरीर ही नहीं बल्कि आत्मा भी शुद्ध हो जाती है। उस त्रिवेणी के संगम पर हम महाकुंभ के मेले में इस वक्त हैं और यहां पर देखिए दुनिया भर से साधु, महात्मा, संत आते हैं इस महाकुंभ के मेले में संगम में स्नान करने के लिए। TV9 भारतवर्ष संगम के बीचों बीच एक बोट कॉन्क्लेव कर रहा है, जिसमें हम साधु, संत, महात्माओं और राजनेताओं के साथ आध्यात्म पर, संस्कृति पर, महाकुंभ की ऐतिहासिकता पर और थोड़ी बहुत जो आसपास इससे राजनीति चल रही है उस पर विमर्श करने के लिए मौजूद हैं। और मेरे साथ इस वक्त यहां पर मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी। सर, बहुत स्वागत है आपका TV9 भारतवर्ष। बहुत बहुत धन्यवाद गौरव जी, आपका भी स्वागत है तीर्थराज प्रयाग में। केशव जी, आप तो खुद इसी इलाके से आते हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहता हूँ, इस बार क्या खास है इस महाकुंभ में, क्या तैयारियां दिख रही हैं? सबसे पहले तो अभी आपने कहा सदियों से जो चला आ रहा है, इसको युगों से कह दीजिए तो ये सही मायने में कुंभ प्रयागराज का, महाकुंभ प्रयागराज का और 144 वर्ष बाद भी दुर्लभ संयोग वाला यह कुंभ, इसका एक अलग स्वरूप हो जाएगा। प्रयागराज के कुंभ की एक अपनी अद्भुत महिमा है। यहाँ युगों युगों से कुंभ का मेला, ये जब समुद्र मंथन के बाद जो रत्नों की प्राप्ति हुई थी, उसमें से जो कुंभ कलश लेकर के भगवान धन्वंतरी जी निकले थे, ऐसी मान्यता है। उस अमृत की बूंद इस प्रयागराज में भी गिरी थी, तो तब से यह कुंभ का आयोजन यहाँ पर होता है। और इस कुंभ के आयोजन में प्रयागराज का हर नागरिक अपने आप को मेजबान समझता है। सरकार के नाते देश में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की अगुवाई में, उनके नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में, उनके निर्देश में, उत्तर प्रदेश में हम लोग योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। लेकिन सब लोग अपने को मेजबान की भूमिका में पाते हैं और अतिथि देवो भव की भावना से जो तीर्थयात्री आ रहे हैं, जो पूज्य साधु संत आ रहे हैं, जो एकता का भी कुंभ है, समरसता का भी कुंभ है, ज्ञान का भी कुंभ है, विज्ञान का भी कुंभ है, तो इसका एक अलग अलौकिक आनंद। और फिर आप 12 साल बाद लगने वाले इस महाकुंभ में तीर्थराज प्रयाग के संगम तट पर, बल्कि संगम पर आप मौजूद हो, तो इसकी महत्ता तो सबसे ज्यादा बताई जाती है। हाँ, निश्चित तौर से मैं आपको यह भी बता दूं, इसे अब 12 वर्ष के बाद तो कुंभ आता है जी, लेकिन ये दुर्लभ संयोग जो इस कुंभ पर है, ऐसा ज्योतिषियों का, संतों का, सबका कहना कि ऐसा दुर्लभ संयोग स्नान के पर्व का 144 वर्षों के बाद आया। और ये वो वाला कुंभ है, ये वह कुंभ है। मतलब 2025। तो अगर आपने डुबकी लगा ली तो आपके सारे पाप धुल जाने, बहुत कुछ धुल जाएगा। मैंने आपका एक बयान सुना, आप शायद बरेली में थे, आपने कहा 40 से 50 करोड़ लोग आएंगे इस महाकुंभ में, और वो चाहे हवाई मार्ग से आए, चाहे जल मार्ग से आए, चाहे वो सड़क के जरिए आए, चाहे रेल के जरिए आए। इस बार किसी को कोई डर नहीं लग रहा है, माहौल बदला हुआ है। मतलब ये आपने क्यों कहा कि माहौल बदला हुआ है, डर नहीं लग रहा? बदला इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 2013 में समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार थी। श्री अखिलेश यादव जी उस समय मुख्यमंत्री थे। उन्होंने प्रयागराज जैसे महाकुंभ की बागडोर अपने चचा मोहम्मद आजम खां को सौंप दी थी। उसके कारण से मैं यह मानता हूं कि उन्होंने ध्यान नहीं दिया व्यवस्थाओं की ओर, परिणाम दुर्घटना तक पहुंच गया। कई तीर्थयात्री हमारे मारे गए थे। लेकिन आज हम ये इसलिए कह रहे हैं कि हम लोगों ने लगातार प्रयागराज कुंभ मेले की व्यवस्थाओं पर नज़र रखा है और यहाँ जो भी ज़रूरत है, क्या ज़रूरत हो सकती है, संतों का भी परामर्श ले रहे हैं। जो अनुभवी अधिकारी यहाँ पहले कुंभ करा चुके हैं, उनके भी सबके अनुभव को शेयर कर रहे हैं। और नए ढंग से, नए रूप में दिव्य और भव्य कुंभ, आप प्रयागराज शहर में चले जाइए, लगता है कि रोज़ मेला है यहाँ पर। मैं स्वयं देखता हूँ तो जानता हूँ कि यह सब शुरू करवाया है हम लोगों ने ही, लेकिन जब उसे आँखों से देखते हैं तो लगता है कि क्या अद्भुत वातावरण। आप जिनका नाम ले रहे हैं उन्होंने तो कई सारी कमियां गिना दी, लेकिन एक लाइन में अभी उस सवाल पे आऊंगा। एक लाइन बड़ी उन्होंने गंभीर बोल दी है कि मैं महाकुंभ जाऊंगा पुण्य कमाने, सरकार जाएगी पाप धोने। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी को कई बार बयानबाजी करना नहीं आता। वो बयानबाजी ऐसी करते हैं जिसमें अगर कीचड़ पर पत्थर मारेंगे तो कीचड़ उछल करके उनको ही लगेगा।
अगर वो कुंभ की व्यवस्था अव्यवस्था की चर्चा करेंगे तो 2013 उनके कार्यकाल के कुंभ की याद आएगी, जो उन्होंने पूरी तरह से कुंभ मेले को अव्यवस्थित तरीके से संपन्न करने के हाल पर छोड़ दिया था। और श्री अखिलेश यादव जी को मैं ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि वह कुंभ में डुबकी लगाने आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी के डर के कारण से आएंगे नहीं। ये आप 2014 से पहले ये तथाकथित जो जातिवाद की राजनीति या तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले हैं, ये कभी कुंभ में डुबकी नहीं लगाने आते थे, कभी मंदिर दर्शन करने नहीं जाते थे। ये तो देश की जनता जागृत हुई, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में सरकार बनी 2014 में, फिर उन्हीं के नेतृत्व पर भरोसा जताते हुए 2017 में भी हमारी उत्तर प्रदेश में सरकार बनी। और सरकार बनने के बाद ये मंदिर मंदिर माथा टेकना शुरू कर दिए। ये डुबकी लगाने के लिए विवश हैं, ये दिखाना चाहते हैं कि नहीं हम मतलब इधर भी हैं हम उधर भी हैं, ये दिखाना चाहते हैं। ये अंदर से साफ साफ नहीं है, इनका पाप नहीं धुल सकता है। अब ये तो आप तय करेंगे, आप उनके राजनीतिक साथी हैं, विरोधी हैं, जो भी कहें, लेकिन उन्होंने कुछ चीज़ें और कही हैं और मैं चाहता हूं कि इस पर आप, क्योंकि बेबाकी से बोलने के लिए जाने जाते हैं केशव जी, उन्होंने कहा साधु आएंगे, महात्मा आएंगे, संत आएंगे। मैं उनसे एक प्रार्थना करता हूँ, जब वो यहाँ से जाएँ तो किसी और को भी साथ लेते चले जाएँ, क्योंकि जिन लोगों को जो काम करना चाहिए वो काम कर नहीं रहे। देखिए, अगर 5 साल के कार्यकाल में उन्होंने कुछ किया होता तो दोबारा वापस आते। अखिलेश यादव जी 2012 में मुख्यमंत्री बने थे, मैं उसमें विधायक बना था। 2012 से 17 तक बहुत गाना गाया कि हमने बहुत काम किया, बहुत काम किया, अभी भी गाना गाते हैं। लेकिन 2012 में जब चुनाव आया तो कहाँ रहे, 47 सीटों पे सिमट गए। 2014 में लोकसभा चुनाव हुआ और 2014 के लोकसभा चुनाव में वही मुख्यमंत्री थे और मुख्यमंत्री रहते हुए चुनाव हुआ। भारतीय जनता पार्टी गठबंधन ने 73 लोकसभा सीटें जीत ली और उनकी पार्टी ही 5 सीटों पर सिमट करके रह गई। 2022 में चुनाव हुआ विधानसभा का। 2022 में भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी की अगुवाई में हमारी पार्टी ने लड़ा, हम दूसरी बार सरकार बनाए हैं। और मैं संगम की इस पावन भूमि से, गंगा यमुना सरस्वती के इस निर्मल जल के दर्शन करते हुए ये कह सकता हूं कि 2027 में तीसरी बार भी हम ही लोग आएंगे। अखिलेश यादव जी का सपना 27 में सत्ताधीश बनने का पूरा नहीं होगा। अच्छा, देखिए, हम लोग संगम पे क्योंकि पहुंच रहे हैं, जहां पे गंगा यमुना और अदृश्य रूप में सरस्वती जी त्रिवेणी का जो संगम होता है, ये वही संगम है जहां पर करोड़ों लोग कुंभ में यहाँ पर आएंगे और डुबकी लगाएंगे और यहाँ आराधना करेंगे। अभी एक घटना हुई है तिरुपति में और वहाँ पर बहुत दर्दनाक घटना है, दुखद घटना है और वहाँ कई लोगों की मृत्यु हुई जो नहीं होनी चाहिए। संगम में या फिर कुंभ में ऐसा ना हो, इसके लिए आप लोग कुछ कर रहे हैं, कोई स्टैम्पेड ना हो? वहाँ की घटना भी दुखद है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सब कोई भी स्थिति में कोई ऐसा नहीं चाहता। प्रयागराज में चूँकि यहाँ बहुत बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं और अनुमान तो 40 से 50 करोड़ का है। अब वो संख्या तो महाशिवरात्रि के बाद सार्वजनिक होगी कि कितने लोग आके डुबकी लगाए हैं, लेकिन दुर्घटना रोकने के लिए भी सभी स्तरीय व्यवस्था की गई है। सुरक्षा की भी जैसे 7 स्तर की व्यवस्था की गई है, वैसे कोई जल के अंदर कोई अगर कहीं घाटों के आसपास में कोई किसी भी तीर्थ यात्री को डुबकी लगाने के बाद, स्नान करने के बाद असुविधा ना हो, तो यहाँ पे जो जल के अंदर सुरक्षा करने वाले हमारे एसडीआरएफ या एनडीआरएफ के जवान हैं वो तैनात रहे। लेकिन इसी महाकुंभ के साथ केशव जी कुछ विवाद खड़े हो गए और मैं उन विवादों पर आना चाहता हूँ। एक विवाद ये हुआ कि गैर सनातनियों को महाकुंभ में दुकानें लगाने के लिए परमिशन नहीं देनी चाहिए। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद कह रहा था कि इनको हम नहीं चाहते कि यहाँ लगाने। देखिए, ये पूज्य संत क्या कहते हैं उस पर मेरी ओर से टिप्पणी नहीं। मैं संतों को प्रणाम करता हूँ, उनका आशीर्वाद लेता हूँ। सरकार की ओर से ना ऐसा कोई बयान था, ना है, ना सरकार की ऐसी योजना है। लेकिन कुंभ मेला क्षेत्र की एक पवित्रता है। यहाँ लोग भक्त के रूप में आते हैं, दर्शनार्थी के रूप में आते हैं, तीर्थयात्री के रूप में आते हैं, स्नानार्थी के रूप में आते हैं। तो कोई उनके भावना से खिलवाड़ न कर जाए, यह ध्यान देना सरकार का दायित्व है, उसका ध्यान दिया जा रहा है। ऐसा तो कोई आधिकारिक आदेश नहीं है, गैर सनातनी भी आ सकते हैं इस महाकुंभ में? आते ही हैं यहाँ तो। आप समझिए, आप पत्रकारिता जगत के तो मैं समझता हूँ कई हजार लोग देश भर से नहीं दुनिया भर से आते हैं और पूरे मेला को कवर करते हैं। वो देख करके वह भी आश्चर्यचकित होते हैं कि यह कैसी भारत की धरती है जहाँ कोई इच्छा आकांक्षा, कोई निमंत्रण
पत्र के बगैर 40 से 50 करोड़ लोग आ रहे हैं। पृथ्वी का सबसे बड़ा जमावड़ा। हाँ, सबसे बड़ा जमावड़ा। लेकिन एक मौलाना है, आपने नाम सुना होगा, मैं नाम बता देता हूँ, मैं नाम लेके ही बोलूँगा। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष हैं मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी बरेलवी। उन्होंने एक और बयान दिया जिस पर विवाद हुआ। उन्होंने कहा कि कुंभ की 54 बीघे की ज़मीन वक्फ बोर्ड की है। तो जब मुस्लिम बड़ा दिल दिखा रहे हैं तो हिंदुओं को भी बड़ा दिल दिखाना चाहिए। इस्लाम जब पैदा नहीं हुआ था तब से कुंभ का मेला लग रहा है। इस प्रकार के बयान दे करके केवल सस्ती तरीके से अपना प्रचार प्रसार लोकप्रियता हासिल करने की असफल कोशिश है। प्रयागराज कुंभ जब वो नहीं पैदा हुए, उनके पुरखे नहीं पैदा हुए, तब से कुंभ का मेला लगता है। ऐसी बातें करके केवल विवादों को खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। और प्रयागराज कुंभ या तीर्थों के राजा प्रयागराज का है, यह कुंभ साधु संतों का है, यह कुंभ भक्तों का है, यह कुंभ भारतीय संस्कृति का महासंगम है। और इस कुंभ को लेकर के कोई सवाल उठाता है तो वो स्वयं सवाल के घेरे में आ जाता है। एक और प्रतिक्रिया आपसे। TV9 भारतवर्ष के एंड 5 एडिटर्स कार्यक्रम में स्वामी योग गुरु रामदेव आए और उन्होंने संघ प्रमुख मोहन भागवत जी के बयान का समर्थन किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि राम मंदिर निर्माण के बाद कुछ लोग ऐसे ही राजनीति करके खुद हिंदुओं का नेता खुद को साबित करना चाहते हैं, जो कि गलत है, नहीं होना चाहिए। तो आप उनके बयान का समर्थन करते हैं? मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूँ। परम पूज्य सरसंघ चालक जी ने जो भी बयान दिया है मैं उस पर कोई टिप्पणी कर नहीं सकता, लेकिन जब उनके द्वारा कोई बयान दिया जाता है तो देश में हर स्वयंसेवक बहुत सम्मान से सुनता भी है और उसका अनुसरण भी करता है। नहीं, क्योंकि आप सूबे के उप मुख्यमंत्री हैं केशव जी, आपकी बात बहुत अहमियत रखती है। और हाल ही में हमने बहराइच और संभल जैसे इश्यूज देखे हैं, विवाद देखे हैं उत्तर प्रदेश में, जहां पर विपक्षी ये आरोप लगाते हैं कि गैर सनातनी या मुस्लिम धर्म के लोगों को सरकार टारगेट कर रही है। तो मुझे नहीं लगता कि कुंभ से अच्छा कोई ऐसा मौका हो सकता है जहां ये सरकार बता सके कि उसका क्या उद्देश्य है, और ये जो संभल और बहराइच में हुआ ये आगे ना हो, इसके लिए क्या कर रहे हैं? देखिए, विरोधियों को विशेष तौर से मैं ये कह सकता हूँ कि जो हमारा उत्तर प्रदेश है, जो पूरी तरह से दंगा मुक्त प्रदेश है, यह इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। चुस्त दुरुस्त कानून व्यवस्था बर्दाश्त नहीं हो रही है। देश सभी क्षेत्रों में प्रगति कर रहा है, इनको सहन नहीं हो रहा है। इनको लगता है भारत गरीब था गरीब रहे, इनको लगता है जो बिना घर के थे बिना घर के रहें, जिनको दोनों समय भोजन नहीं मिलता था वो अभी भी जो संपन्न लोग हैं उनके सामने गिड़गिड़ाते रहे कि हमारे घर में राशन नहीं है, हमको उपलब्ध करा दिया जाए। जो बीमार थे बीमार पड़े रहे। ऐसी तुच्छ मानसिकता ये लोग रखते हैं। इस कारण से इस प्रकार की ये कोशिश करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सरकार, डबल इंजन सरकार, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हमारे सर्वोच्च लीडर हैं और उनका क्या कहना है, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। तो ये जो हम मंत्र लेकर के काम करते हैं तो उसमें हिंदू भी है, उसमें मुसलमान भी है, उसमें ईसाई भी है, उसमें अन्य जो लोग हैं वह सब आते हैं। और इस प्रकार का जो बयान दे करके माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं वो तुष्टीकरण की राजनीति का एकमात्र नमूना है। थोड़ा मिल्कीपुर पे बात करते हैं केशव जी, उसके बिना तो आपसे बात अधूरी रह जाएगी। मिल्कीपुर में उपचुनाव की घोषणा हो गई है, तैयार हैं? जो 2024 में जो टीस थी उसको मिटाने के लिए सबसे अच्छा मौका है। नहीं, वहाँ कमल खिलेगा, उसको लेकर के कोई संशय भी नहीं है। वहाँ की जनता भी तैयार है भाजपा का कमल खिलाने के लिए, और समाजवादी पार्टी अपनी साइकिल लेके सैफई जाने के लिए। नहीं, लेकिन उन्होंने 2024 के चुनाव में आपको एक बड़ा झटका दिया था फैजाबाद से। है, राजनीति है, लोकतंत्र है, जनता का फैसला शीश झुका के हम लोग स्वीकार करते हैं। लेकिन विपक्ष जब हारता है तब ईवीएम को दोष देता है, पुलिस को दोष देता है, प्रशासन को दोष देता है। लेकिन अब गुब्बारे की हवा निकल चुकी है और समाजवादी पार्टी का झूठ सामने आ चुका है, कांग्रेस पार्टी का झूठ सामने आ चुका है। हरियाणा जीते, महाराष्ट्र जीते, दिल्ली जीतने जा रहे हैं, यूपी का उपचुनाव जीते, प्रमाण है जी। अब इनका खेल खत्म हो चुका है। लेकिन उसी चुनाव व्यवस्था को कह रहे हैं अखिलेश यादव कि मैं दुनिया भर की मीडिया को लेकर जाऊंगा, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया को बुलाएंगे ताकि वो मिल्कीपुर उपचुनाव की कवरेज करें और उनको पता लगे कि यहाँ पर चुनाव कैसे होता है, दुनिया को पता लगे। दरअसल वो अभी उपचुनाव हुए थे जब 9 सीटों पर, उस पर भी उन्होंने कहा कि प्रशासन ने धांधली पार्टी अगर ये सच अगर सामने लाएगी तो समाजवादी पार्टी शून्य पर आउट हो जाएगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी को कोई वोट देना नहीं चाहता है। ये बूथ कब्जा करके ही राजनीति में आए, गुंडों, अपराधियों, माफियाओं, दंगाइयों के बल पे ही तो समाजवादी पार्टी है। जिस दिन ये चारों इनके पिलर हटा दो उस दिन समाजवादी पार्टी डूब जाएगी, समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी हो जाएगी। समाजवादी पार्टी का तो भविष्य ही अंधकार में है, मतलब उसका कोई भविष्य नहीं है। ये अखिलेश जी बयान कुछ भी दें,
उनको यह असलियत मालूम है। जिस दिन गुंडे, अपराधी, माफिया, दंगाई उनकी पार्टी छोड़ करके चले जाएंगे, उसी दिन समाजवादी पार्टी का अंतिम दिन हो जाएगा। अब देखिए दिल्ली चुनाव भी आ गया, उसमें इंडिया जो गठबंधन है उसमें भी फूट दिख रही है। वो अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे सब आम आदमी पार्टी को समर्थन दे रहे हैं, कांग्रेस की तरफ कोई नहीं जा रहा। इंडी गठबंधन परिवार कल्याण का गठबंधन था, भ्रष्टाचार करने वालों का गठबंधन था, अपराध करने वालों का गठबंधन था। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र का निर्माण करने वाला, गरीब का कल्याण करने वाला गठबंधन है। एनडीए हमारा, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जिसका नेतृत्व कर रहे हैं, यह गठबंधन केवल राजनीतिक गठबंधन नहीं है जी, इस भारत को विकसित भारत बनाने का गठबंधन है। इस भारत के हर राज्य पे भाजपा अथवा एनडीए की सरकार बनाने वाला गठबंधन है। और हमारा गठबंधन तो जैसा 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले था, हाँ, वैसा आज भी है। नहीं, कुछ आपके सहयोगी भी नाराज नजर आते हैं यूपी में। वो आपको लगता होगा, लेकिन मुझे लगता है कि कोई नाराज नहीं, कोई नाराजगी नहीं है। कोई नाराजगी नहीं। अच्छा, तो ये क्योंकि अभी हम जब बैठे हैं जनवरी में, यही महीना था केशव जी जब हम लोग पिछले साल अयोध्या में मिले थे और राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का भव्य समारोह हुआ था वहाँ पे। उसके 1 साल पूरे होने को आ रहे हैं, तो उसके लिए भी सरकार ने कोई कार्यक्रम बनाया है, कोई प्लानिंग की है? सरकार कार्यक्रम श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का नहीं बनाती है, वो कार्यक्रम ट्रस्ट ही बनाएगा। सरकार सारी व्यवस्थाएं करेगी, जो राम भक्त आएंगे, जो तीर्थयात्री आएंगे, जो वहाँ पर कार सेवक आएंगे, उनके आने जाने में कोई असुविधा ना हो। वहाँ पर भी सारी सुविधाएं, रेल, सड़क, हवाई, तीनों मार्ग सुव्यवस्थित तरीके से संचालित है। आजकल तो स्थिति यह है कि जो अयोध्या जी आ रहा है रामलला के दर्शन करने के लिए, वो काशी भी जा रहा है बाबा विश्वनाथ जी के दर्शन करने के लिए। फिर वहाँ से विंध्याचल धाम आता है, माता विंध्यवासिनी के दर्शन करता है, प्रयागराज में डुबकी भी लगाता है, चित्रकूट धाम भी हो आता है, तो श्रृंगेरपुर धाम भी हो करके आता है। तो एक जो तीर्थ स्थलों का विकास है वो बहुत व्यवस्थित तरीके से किया गया है। दिल्ली चुनाव की घोषणा हो गई है, जाएंगे दिल्ली प्रचार करने? निश्चित तौर से दिल्ली में सरकार बनाएंगे इस बार, और श्री अरविंद केजरीवाल जी का कार्यकाल अब खूब हो गया। आम आदमी पार्टी को आपदा वाली पार्टी माननीय प्रधानमंत्री जी ने बताया, आपने सुना होगा। आम आदमी पार्टी अगर आपदा है तो श्री अरविंद केजरीवाल विपदा है दिल्ली पर। अरे क्या बात कर रहे हैं आप, आपने तो नई संज्ञा दे दी। अरे मैं बता रहा हूँ, अगर आपदा आम आदमी पार्टी है तो अरविंद केजरीवाल जी विपदा ही है। वो खुद को दिल्ली का बेटा बताते हैं, आप विपदा। दिल्ली को बर्बाद कर दिया उन्होंने। अगर 10 वर्षों में डबल इंजन की सरकार दिल्ली में होती तो जैसे भारत की राजधानी दिल्ली है वैसे विश्व की राजधानी दिल्ली दिखाई देती। आज दिल्ली की तुलना दुनिया के किसी राजधानी से हम लोग नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? उसके पीछे अरविंद केजरीवाल जी ने वहाँ इतनी गंदगी फैलाई है, इतना भ्रष्टाचार किया है, इतना माफियाओं से उन्होंने संगत कर ली है, इतना भ्रष्टाचार किया जिसका कोई अंत नहीं। नहीं कोई ऐसा जिसको आपको लगता है कि इसको सबसे ज्यादा जरूरत है संगम में डुबकी लगाने की? मुझे लगता है कि डुबकी लगाने की आवश्यकता तो सभी को है। हाँ। लेकिन श्री अखिलेश यादव जी कहते न रह जाएंगे ज्यादा ठंडी देखें डुबकी लगाने ना आवे, श्री राहुल गांधी जी को लेके ना आवे। हाँ। सब लोग आवे, डुबकी लगावे। यहाँ राजनीति नहीं, यहाँ कुंभ स्नान करके जन्म जन्म में यह ऐसा मौका नहीं आता। 144 वर्ष बाद न केशव प्रसाद रहेंगे, न अखिलेश यादव जी रहेंगे, न राहुल गांधी जी। केशव जी देखिए हम लोग अब तट पे पहुंच रहे हैं और वहां पर देखिए कितनी भीड़ इस वक्त दिखाई पड़ रही है। अभी देखिए कुंभ शुरू नहीं हुआ। हाँ। अभी घाटों में स्नान का एक अलग आनंद लोग ले रहे हैं और इतनी बड़ी संख्या में लोग आते हैं। मैं तो चारों तरफ से इतना ट्रैफिक व्यवस्था ठीक की गई है जिसके कारण से लोग आराम से आ रहे हैं, अपने कैंप में जा रहे हैं। कुछ कैंपों के अभी थोड़े बहुत काम अधूरे हैं, उनको पूरा करते हुए यहाँ का आनंद आप 14 जनवरी के स्नान के बाद और लीजिएगा। मैं आपको आमंत्रित करूंगा, आपको पूरी TV9 भारतवर्ष की पूरी टीम को आमंत्रित करूंगा। TV9 भारतवर्ष सबसे पहले ये जो बोट कॉन्क्लेव कर रहा है केशव जी, इसका हमारी मंशा भी यही है कि हम देश भर के अपने दर्शकों को कुंभ की ये दिव्य और अद्भुत छटा दिखाएं, यहाँ के इंतजामों के बारे में बताएं और आप जैसे गणमान्य लोगों के साथ विमर्श करके जो आसपास कुंभ के आसपास का विमर्श है उसको सामने रखें लोगों के। नहीं, TV9 भारतवर्ष के द्वारा यह जो प्रयास है ये बहुत सराहनीय प्रयास है। मैं इसकी हृदय से प्रशंसा करता हूँ। हम लोग भी इसका प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं, लोगों तक बात पहुँचे। लेकिन कुंभ एक ऐसा पर्व है कि जो पांचांग होता है, उस पांचांग के अंदर एक लाइन लिखी होती है कि इस दिन ये स्नान पर्व है, इस दिन ये स्नान पर्व है, इस दिन से कुंभ मेले की शुरुआत होगी। उसको लेकर के वर्ष भर पहले से ही लोग तैयारी शुरू कर देते हैं। हम आपके प्रयास की, आपके चैनल के प्रयास की
और वह भी गंगा यमुना सरस्वती के पवित्र संगम के अंदर। आपको हाथ हिला रहे हैं, वहाँ पे हाँ। हाथ हिला दीजिए, देखिए कुछ आपको के- दिखाने वाला है, ये देखिए। केशव जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत हाँ। धन्यवाद। आपने अपना वक्त निकाला हमारे लिए और TV9 भारतवर्ष के इस बोट कॉन्क्लेव में आप आए और आपने बड़ी क्लैरिटी दी कई चीज़ों पर, जो मुझे लगता है हमारे दर्शकों के लिए बहुत काम की चीज़ होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।